हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और मैं अभय पाठक आज आपके लिए लेकर के आया हूँ हमारे कक्षा 12वीं के अध्याय 3 विद्युत रसायन का भाग 3। और भाग 1 और 2 में हम लोग समझ रहे थे सेल क्या होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। अभी हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि और गैल्वेनिक सेल को लिखने का तरीका। यानी कि अगर मुझे सेल की अभिक्रिया दी हुई है तो कैसे मैं एक गैल्वेनिक सेल को लिख सकता हूँ, ये हमने समझ लिया था। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पिछले वीडियो का उल्टा। यानी कि अगर मेरे पास कोई सेल है तो कैसे मैं उसकी अभिक्रिया लिख सकता हूँ, एक सेल के द्वारा मैं कैसे उसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकता हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया को लिख सकता हूँ, ये हमें समझना है। तो चलिए, जैसा कि मैंने हेडिंग डाल करके रखा हूँ कि अगर कोई सेल है तो उससे सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, सेल से सेल अभिक्रिया को लिखने का तरीका क्या है, तो ये तो हम समझेंगे ही। इसमें देखिए, मैं आपको 3 चीज़ें बोलूँगा कि आपसे आना ही चाहिए। पहली चीज़, सेल को देख करके अभिक्रिया लिखते आना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें n की वैल्यू आपको निकालते आना चाहिए। n क्या था? इलेक्ट्रॉन जितने लेन देन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वही क्या है? n। इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वही क्या है? n। और ये ध्यान रखें, ये 1 मोल में से होता है, 1 मोल में से जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वही क्या है बच्चों? n। दूसरी चीज़, इसमें आपको एक और चीज़ निकालते आना चाहिए जिसका नाम है अभिक्रिया गुणांक। तो पहले मैं आपको बताता हूँ अभिक्रिया गुणांक क्या है। वैसे तो कक्षा 11वीं में रासायनिक साम्य में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा अभिक्रिया गुणांक। तो देखिए, जैसे आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है A+B जो बना रहा है क्या? C, ठीक है ना। अब इसका आपको अभिक्रिया गुणांक लिखना है। अभिक्रिया गुणांक को बच्चों हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया गुणांक Q क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इनके सामने कोई स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, अगर A के सामने कोई स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता, B के सामने कोई स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता या C के सामने कोई स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता, तो वह उनकी घात में लग जाता है, यानी कि पावर में। तो देखिए क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता Q के लिए क्या लेना? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद क्या है बच्चों? C, तो C की सांद्रता। देखिए, ये जो हम ब्रैकेट बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या सांद्रता का चिन्ह होता है। सांद्रता को इस स्क्वायर ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा लिखा है, मतलब C की सांद्रता, ठीक है ना, बटे अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक A है तो A की सांद्रता, इंटू अभिकारक B है तो B की सांद्रता। इस तरीके से हम अभिक्रिया गुणांक यानी Q को लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए अभिक्रिया कुछ अलग हो जाती, कुछ ऐसी हो जाती, N1A प्लस N2B, और ये बनाते क्या? N3C और N4D। अगर अभिक्रिया ये होती तो मैं क्या लिखता बच्चों? अभिक्रिया गुणांक Q बराबर उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद है C की सांद्रता, इंटू उत्पाद है D, तो D की सांद्रता। लेकिन N3 क्या है? C का स्टोइकियोमेट्री गुणांक, और इसे हम घात में ले जाते हैं। C की सांद्रता की घात N3, D की सांद्रता की घात N4, A की सांद्रता की घात N1 आ जाएगा, और B की सांद्रता की घात आ जाएगा बच्चों N2। यानी कि जो भी स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता है, उसे हम सांद्रता की घात में ले जाएंगे, ठीक है ना। एक बात और, अगर यहाँ पर कोई गैस होगी, अगर अभिक्रिया में कोई गैस इन्वॉल्व होगी, तो हम उसकी सांद्रता ना लेकर के उसका क्या लेंगे बच्चों? दाब। कैसे? जब उदाहरण में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, जैसे मैं एक रिएक्शन लेता हूं उदाहरण के लिए, और उसके थ्रू हम समझते हैं कि अगर मेरे पास एक सेल है तो कैसे मैं उसकी अभिक्रिया लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, ठीक है ना, ये है मेरा सेल H+ एक्वस से बन रहा है H2 गैस, ठीक है ना, प्लेटिनम सॉलिड। ये है मान लीजिए मेरे पास एक सेल, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि भैया सेल अभिक्रिया लिख के दिखाइए। इसमें सांद्रता लिखी है C1 मोलर, यहाँ है C2 मोलर, और ये है PATM। अब बोला गया आपसे क्या कि भाई साहब आप इस सेल की अभिक्रिया लिख के दिखाइए। तो आप करेंगे क्या? बहुत आसान, पहले एनोड की अभिक्रिया लिखेंगे, फिर कैथोड की, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो सेल की नेट अभिक्रिया निकल जाएगी। बताइए एनोड की अभिक्रिया क्या हो रही है? एनोड में तो ऑक्सीकरण ही होता है,
Zn2+ में बदल रहा है, यानी Zn सॉलिड से क्या बन रहा है बच्चों, Zn2+ एक्वस। तो ये कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, त्याग देगा। ये हो गई एनोड की अभिक्रिया। बताइए कैथोड में क्या अभिक्रिया हो रही है। तो कैथोड की अभिक्रिया में H+ से क्या बन रहा है बच्चों, H2। H+ एक्वस से क्या बन रहा है, H2 गैस। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ने पड़ेंगे ताकि चार्ज भी बैलेंस हो जाए। कैसे, देखो 2+ और इस साइड है 0, तो -2 कर दिए, +2 -2 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमें कैथोड की अभिक्रिया और एनोड की अभिक्रिया मिल चुकी है, तो हम सेल अभिक्रिया बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सेल अभिक्रिया लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे, यानी Zn सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस। और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जैसा कि मैं पहले बताया था, ये कैंसिल होना ही चाहिए। नहीं हो रहे तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल करेंगे और फिर कैंसिल करेंगे। तो यहाँ तो ये इक्वल है। बताइए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n है बच्चों 2। जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, आदान प्रदान होता है, वही है n। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए n कितना होगा यहाँ पर 2। चलिए फिर ये हो जाएगा क्या, Zn2+ एक्वस और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने क्या करा, देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन मेरे सामने था, सेल की अभिक्रिया मैंने लिख लिया, n लिख लिया। अब इसके लिए Q लिखना भी मुझे आना चाहिए। तो Q मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए। मैंने बताया था उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद ये है बच्चों, इसकी सांद्रता Zn2+, इसके सामने कोई नंबर होता अगर तो वो घात में चला जाता, लेकिन सामने कोई नंबर नहीं है तो घात में नहीं जाएगा। और सांद्रता किसकी, H2 की, लेकिन ये क्या है, H2 तो गैस है और गैस की सांद्रता नहीं, उसका हम दाब लेते हैं। तो मान लीजिए गैस का दाब है P, तो PH2 मतलब प्रेशर ऑफ H2 गैस का दाब बटे। अब देखिए जो सॉलिड है लिख सकते हैं, लेकिन सॉलिड की सांद्रता 1 लेनी है, इसीलिए लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। बचा ये, बचा क्या, H+ की 2, H+ की सांद्रता की घात 2। समझ में आया ना। इस तरीके से हम इसका Q यानी कि अभिक्रिया गुणांक, जिसे हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं इंग्लिश में, वो लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसे आप लोग लिखिए, फिर मैं कुछ और दूसरे सेल के लिए इसे लिखना सीखिए। हमारे पास ये 2 सेल है, इनके लिए हमें सेल की अभिक्रिया n और अभिक्रिया गुणांक तीनों चीज़ें लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे इसके एनोड की अभिक्रिया। एनोड में क्या हो रहा है, देखिए Sn से बन रहा है Sn4+, मतलब Sn सॉलिड है, ये क्या बना रहा है, Sn4+। तो Sn से Sn4+ कब बनेगा बच्चों, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, दे देगा। ठीक है ना। अब कैथोड में क्या हो रहा है, तो कैथोड में देखते हैं Cl2 से बन रहा है Cl-, Cl2 जो कि गैस है, क्लोरीन गैस, ये Cl- में बदल रही है, Cl- में। ठीक है ना। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो ये हो गई एनोड की अभिक्रिया और ये हो गई कैथोड की। लेकिन जब हम सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो अभी मैं डायरेक्ट इसे ऐड नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता। क्यों, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे इसे भी 4 इलेक्ट्रॉन में बदलना होगा। और इसे 4 इलेक्ट्रॉन में बदलने के लिए इस पूरे समीकरण को मैं 2 से गुणा कर दूंगा। तो जब मैं इसे 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 2Cl2 गैस, 2Cl2 गैस, 2 2 4 यानी 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4 हो जाएंगे Cl- एक्वस। ठीक है ना। इस तरीके से अब देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये हम इससे सेल अभिक्रिया बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बच्चों, सेल अभिक्रिया की। सेल की अभिक्रिया कैसे बताएंगे, इसके लिए हम एनोड की अभिक्रिया और कैथोड की अभिक्रिया को जोड़ देंगे। तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन गए, ये दोनों जुड़ेंगे, मतलब Sn सॉलिड और Cl2 गैस, कितने, 2Cl2 गैस, ये दोनों जुड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या क्या है, Sn4+ और 4Cl-, Sn4+ एक्वस और 4Cl- एक्वस। इस तरीके से इसे हम
अभिक्रिया को लिख सकते हैं। बहुत आसान है। पहले आप एनोड की अभिक्रिया लिखिए, फिर कैथोड की। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4, तो डायरेक्ट अगर ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होंगे ही नहीं। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है जबकि ये 2 ही ले रहा है। 4 लेना पड़ेगा तो इसके लिए हम इसे 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, और फिर इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हमें सेल अभिक्रिया मिल जाएगी। चलिए फिर सेल अभिक्रिया तो लिख लिए, इसके लिए अब हम क्यू लिखेंगे। एन बताइए इसके लिए, एन कितना होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इसका एन कितना होगा बच्चों 4। फिर इसमें और क्या है, इसके लिए हम क्यू लिखना सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया था उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद में क्या क्या है बच्चों, SN4+, तो इसकी सांद्रता, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये सांद्रता का निशान है, और Cl- की सांद्रता। सामने Cl- के 4 लिखा हुआ है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है बच्चों 4, तो इसीलिए इसे हम घात में ले जाएंगे, घात 4 लगा देंगे, बटे उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद में जो Sn है वो तो सॉलिड है, और ठोस की सांद्रता 1 होती है, इसलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा उत्पाद है Cl2 गैस, और गैस होगी बच्चों तो उसका हमें सांद्रता की बजाय दाब लेना होगा। तो यहाँ क्या लेंगे, PCl2। PCl2 मतलब Cl2 का दाब, प्रेशर ऑफ Cl2 का दाब। सामने इसमें भी 2 लगा है तो इसकी पावर में, इसकी घात में 2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका हम Q लिख सकते हैं। आपको ये आना चाहिए। अगर आप इस चैप्टर में एकदम बढ़िया से तैयार होना चाहते हैं तो ये सब बिल्कुल बेस है, पहले ये सीखेंगे तब हम चैप्टर के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिर 2+ से Fe3+ बन रहा है, और Cr2O7 से Cr3+ बन रहा है। इसे भी, इस सेल की अभिक्रिया लिखने के लिए पहले हम एनोड की अभिक्रिया लिखेंगे, फिर कैथोड की, दोनों को संतुलित करेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो सेल की अभिक्रिया निकल जाएगी। देखिए कैसे, पहले आप बताइए एनोड की अभिक्रिया क्या होगी। तो इसकी एनोड की अभिक्रिया लिखेंगे हम, Fe2+ एक्वस से क्या बन रहा है बच्चों, Fe3+ एक्वस। ये कैसे बनेगा, जब Fe2+ एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बनेगा Fe3+। ये एनोड की हो गई। फिर इसके बाद अगली लिखेंगे हम किसकी अभिक्रिया, कैथोड की। कैथोड में क्या होगा बच्चों, Cr2O7 एक्वस से बनेगा क्या, Cr3+, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं, क्यों, आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। कैथोड, देखिए ये हो रहा है। अब सबसे पहले आपको यहाँ तो ठीक है, बहुत आसान है। इसे अगर आपको संतुलित करना है तो आपको रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने का तरीका पता होना चाहिए। कैसे करते हैं देखिए, वैसे तो आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। Cr यहाँ 2 है तो यहाँ पर तो लगाइए पहले 2, तो दोनों जगह Cr हो गए 2। अब यहाँ O है 7, O कितना है बच्चों यहाँ 7। दूसरी तरफ O एक भी नहीं है, दूसरी तरफ हमें कितने ऑक्सीजन ऐड करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे 7 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम इसमें H2O से जोड़ते हैं, जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं उतने H2O जोड़ देते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ भी 7 ऑक्सीजन करने के लिए हम 7 H2O जोड़ देंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बच्चों हम H+ से। यहाँ हाइड्रोजन है कितने 14, यानी कि 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हमें 14H+ लेने होंगे, 14H+ लेने होंगे। अब आखिरी चीज़ क्या बचती है बच्चों, चार्ज। तो देखिए चार्ज यहाँ है 14+ -2, यानी कितना हुआ +12। कितना चार्ज इस साइड, प्लस का 14 -2 यानी +12 चार्ज हुआ। यहाँ पर 2 3 6 यानी धन का 6, यहाँ पर धन का 12 चार्ज है, यहाँ धन का 6, यहाँ 6 ज़्यादा है तो इसे हम 6 कम करेंगे। कैसे 6 कम करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये 6 इलेक्ट्रॉन और मैंने जोड़ दिए। तो इस तरह से आवेश को भी हमने संतुलित कर लिया और ये एक संतुलित समीकरण बन गया। अब देखिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, बड़ी ना इंसाफी। तो क्या करेंगे हम इस समीकरण को 6 से कर देंगे गुणा, तब तो ये बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेगा बच्चों, 6 Fe2+ एक्वस से क्या बन रहा है 6 Fe3+ एक्वस, और साथ में बन रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन 6 यहाँ भी है, वहाँ भी है। अब इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बराबर। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, सेल अभिक्रिया लिखने के लिए दोनों को जोड़ दूंगा। सेल अभिक्रिया लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ दूंगा। इसमें क्या क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बचा क्या
14 तो हो गया H प्लस, Cr2O7 2 माइनस है एक्वस, ठीक है ना। फिर साथ में इसमें क्या जुड़ेगा 6Fe2 प्लस, और ये हमें क्या दे रहा है बच्चों, देखते हैं। 6 तो बन रहे हैं Fe3 प्लस, ठीक है ना। ये इसकी स्ट्रेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, आप इसे ना भूलना। अगला साथ में क्या आएगा, 2 बनेंगे Cr3 प्लस आयन एक्वस, और साथ में बनेगा बच्चों 7H2O यानी कि वाटर। इस तरीके से इसे हम सेल अभिक्रिया को लिख सकते हैं। ये थोड़ा अलग था, एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके देखना, और ना बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। चलिए अब देखते हैं इसमें n। तो बताइए बच्चों इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 6। क्यों, ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता वही तो क्या है n है, तो n हो गया 6। अब बताइए इसके लिए मैं Q कैसे लिखूंगा। Q तो उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद में ये है तो इसकी सांद्रता Fe2 प्लस की सांद्रता की घात 6 क्यों लिखा, क्योंकि इसके सामने जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो 6 है। और फिर दूसरा उत्पाद क्या है बच्चों, Cr3 प्लस, इसकी सांद्रता की घात 2 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। एक मिनट मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं हम इसे, इसमें क्या होगा साथ में अपॉन क्या हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता। अच्छा, उत्पाद में ये H2O पानी है, द्रव अवस्था में है, और द्रव की सांद्रता 1 लेते हैं, इसलिए इसे मैं नहीं ले रहा हूँ। लेना तो चाहिए लेकिन द्रव की सांद्रता 1 होती, ठोस या द्रव की सांद्रता 1 होती, इसलिए उसे हम Q लिखते समय, अभिक्रिया गुणांक लिखते समय नहीं लिखते हैं। बचा उत्पाद, उत्पाद में क्या है बच्चों H प्लस, तो H प्लस की सांद्रता की घात हो जाएगी 14। फिर दूसरा क्या बचा Cr2O7 2 माइनस, तो Cr2O7 2 माइनस की घात हो जाएगी कितनी बच्चों, 1 ही रहेगी, सामने कोई नंबर नहीं है, और साथ में है Fe3 प्लस, तो Fe3 प्लस की सांद्रता की घात हो जाएगी 6। तो इस तरीके से बच्चों इसमें हम Q लिख सकते हैं। थोड़ा एक बार अच्छे से ध्यान से इसे समझिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए चीज़ें समझ लिए, जब तक आप लोग खुद से लिख करके नहीं देखेंगे, अपना खुद की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं बनने वाला है। देखने में आसान लगता है, लेकिन जब हम लिखते हैं, चीज़ें को समझते हैं, खुद अपने ऊपर ट्राई करते हैं, तब पता चलता है कि हमें दिक्कत कहाँ आ रही है। तो एक बार इसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये मैंने आपको सिखाया। देखिए हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक। हमने सेल क्या होता है जाना, सेल 2 टाइप के होते हैं, और फिर हम पढ़ रहे थे पहले टाइप का सेल जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल, सेल की क्रियाविधि हम पढ़ चुके थे। और फिर उसके बाद एक सेल का कैसे हम प्रदर्शित करते हैं सेल को, सेल की अभिक्रिया से सेल लिखने का तरीका, और आज हमने सीखा सेल से सेल की अभिक्रिया, अभिक्रिया गुणांक और n लिखने का तरीका, ठीक है ना। तो इसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग कल किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।